मेरा नाम सतीश है। मुझे सऊदी अरब में ट्रक चलाते हुए 3 साल हो चुके थे। हर महीने रूटीन के साथ मैं अपने काम से कम 2 लाख रुपए तो घर भेजता ही था। मगर आजकल मुझे एहसास हो रहा था कि घर वालों को मेरा इंतज़ार मुझसे ज़्यादा उन 2 लाख रुपए का होता है। एक दिन मैंने बड़े भाई को आजमाने के लिए अपने वहीं के एक दोस्त से कहा कि मेरे घर कॉल करके कहो कि मेरा अचानक देहांत हो गया है और मेरी डेड बॉडी इंडिया लाने के लिए तुरंत 20 लाख रुपए भेजिए। फ़ोन की अगली साइड पर कुछ देर खामोशी रही। फिर जो शब्द मेरे भाई ने कहे, उन्हें सुनकर मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। क्योंकि भाई ने कहा कि सारे पैसे तो कारोबार में लगे हुए हैं। अगर अभी कारोबार से पैसे निकाले तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। आप ऐसा करिए कि भाई का अंतिम संस्कार वहीं पर कर दीजिए। भाई ने ये कहते ही कॉल काट दिया और मेरा दोस्त अश्वनी हेलो हेलो करता ही रह गया। मेरे भाई के शब्द जो थे वो खंजर बनकर मुझे जख्मी कर गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेगा। मैं तो टूट कर ही रह गया था। फिर मैंने एक ऐसे शख्स को कॉल मिलाई जिससे मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर उसके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने इतनी जल्दी बदल जाएंगे और जिनको मैं गैर समझता था वही मेरे दिल के इतने करीब हो जाएंगे। इन हालातों की शुरुआत तब होती है जब हम पंजाब के एक गांव में रहते थे। एक दिन अचानक हमारे घर में कुछ लोग घुस आए। कौन हो तुम लोग और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं उस भारी भरकम आदमी को धक्का देते हुए बोला, जो सीना तान कर जबरदस्ती हमारे घर में घुस चुका था। उस वक्त घर पर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। मेरी बहनें, बुआ और माँ अकेली थी। ये तो शुक्र था कि मैं आ गया, वरना ना जाने वो आदमी किस इरादे से उस घर में घुसा था। मुझे गुस्से में देखकर वो आदमी पल भर को ठहर गया और मेरे चेहरे को देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में घृणा और नफरत थी। ऐसा लगता था कि वो हम सबको सूली पर चढ़ा देगा। उसकी अजीब सी लाल आंखें थीं और मुंह से आने वाली बदबू बता रही थी कि वो नशे का आदी है। दांत पान खाने की वजह से लाल हो रहे थे। उसका भारी भरकम शरीर देखकर मैं भी घबरा गया था कि ये आदमी आखिर है कौन और किस अधिकार से हमारे घर के अंदर चला आ रहा है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे जो उसके एक इशारे के इंतजार में बाहर खड़े थे, जबकि वो एक गुंडे की तरह हमारे घर में दाखिल हो गया था। शुक्र है कि आज मैं क्रिकेट का मैच छोड़कर जल्दी घर वापस आ गया, वरना मेरे घर की औरतें उस शख्स को कैसे रोकती जो मुझसे भी नहीं रोका जा रहा था। आगे से हट जाओ, वरना काट कर रख दूंगा, वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। मैंने उसे घूर कर देखा। मुझे वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो। मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? वह आदमी मुस्कुराया, जिसे सारा शहर जानता है। तुम कहते हो कि तुम उसे नहीं जानते। याद दिलाओ कि तुम कौन हो, मैंने कहा। वो आदमी मेरी गर्दन पर हाथ रखते हुए बढ़ा तो माँ फौरन बीच में आ गई और उस आदमी के सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान का वास्ता है, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछ लो। माँ के इस तरह घबरा जाने पर मैं समझ गया कि वो इस आदमी को जानती हैं। माँ, कौन है ये और आप इसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर, मैंने गुस्से में कहा। उन्होंने खुद को थोड़ा पीछे किया और कहने लगी, बेटा, ये जसवंत चौधरी है, हमें इनका कुछ कर्ज लौटाना है। माँ अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए उंगलियां मरोड़ने लगी। मुझे हैरत हुई कि आखिर कौन सा कर्ज। मुझे तो इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। आखिर ऐसा कौन सा कर्ज था जिससे मुझे अभी तक अनजान रखा गया था। बेशक मेरे घर वाले मुझे अभी भी बच्चा समझते थे, मगर मैं 19 साल का हो चुका था और अपने घर के मामलों को जानने का पूरा अधिकार रखता था। फिर भी हर बात मुझसे छुपाई जाती थी। मैंने गुस्से से माँ को देखा और अंदर जाने को कहा, लेकिन माँ टस से मस नहीं हुई। उधर वह आदमी अकड़ते हुए चारपाई पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए चाय बना। उसके 2 आदमी आगे बढ़े और उसकी टांगें दबाने लगे। मैं उसके अंदाज पर गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। आखिर वो कौन था जो इस तरह की हरकत कर रहा था? मेरे मुंह में बहुत गंदी गालियां आ रही थीं, मगर मैं बोल नहीं पाया। उस आदमी का रोब और दबदबा ऐसा था कि किसी को भी खौफजदा कर दे।
खास तौर पर उसके साथ मौजूद आदमी जिनके हाथों में हथियार थे, उनसे लड़ना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मैं उनके सामने 2 मिनट भी टिक पाने वालों में से नहीं था। उस आदमी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया, तो मैं गुस्से से भौएं चढ़ाते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वो कहने लगा, तुम विनोद के छोटे लड़के हो ना? तुम्हारा ये गुस्सा बता रहा है कि तुम बिल्कुल अपने बाप पर ही गए हो। वो भी गुस्से में ऐसे ही भौएं सिकोड़ लेता था और जबड़े तन जाते थे, जैसे अभी किसी का काम तमाम कर देगा। ये कहते ही वो ऊंची आवाज में हंसने लगा, जबकि मैं गुस्से से उसे घूर रहा था। वो बातें ऐसे कर रहा था जैसे वो हमारे बारे में सब कुछ जानता हो और हमारा बहुत करीबी रह चुका हो। तुम मेरे पापा को कैसे जानते हो? और माँ किस कर्जे की बात कर रही है? वो क्या है? मैंने 2 टूक सवाल किया। वो आदमी पहले मुस्कुराया, फिर बोला, लड़के, तुम्हें गुस्सा बहुत है, बहुत आगे जाओगे तुम। इधर मेरे पास बैठो। वो चारपाई पर जगह बनाते हुए सीधा होकर बैठ गया। अजीब आदमी था। शक्ल उसकी इतनी डरावनी थी कि लोग उससे खौफ खाते थे, मगर उसका अंदाज इतना नरम था कि मैं हैरान रह गया। तुम्हारे बाप ने ये घर खरीदने के लिए मुझसे कुछ कर्ज लिया था। कई बरस हो गए हैं इस बात को। कोई भी वो कर्ज वापस करने को तैयार नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। वो आदमी सोचते हुए बोला, तो मैं सवालिया नजरों से माँ की तरफ देखने लगा। मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या वो आदमी सच कह रहा है। माँ का झुका हुआ सर इस बात की गवाही दे रहा था कि हाँ, वो वाकई सच बोल रहा था। मेरे स्वर्गीय पिता ने उससे कोई कर्ज ले रखा था। लड़के, तुम पूछोगे नहीं कि मैंने क्या फैसला किया है? उसने ठंडे अंदाज में कहा। अभी थोड़ी देर पहले जो भयंकर गुस्सा उसके चेहरे से झलक रहा था, वो कहीं दूर चला गया था और अब चेहरे पर नरमी थी। वो शख्स इतना बुरा भी नहीं था जितना मैंने सोच लिया था। मैंने दिल ही दिल में उसके चेहरे और अंदाज का जायजा लिया और सीधा होकर बैठ गया। उसके आदमी काफी सतर्क नजर आ रहे थे और उसकी उम्र भी करीब 45 से 55 के बीच होगी। ज्यादा वजन की वजह से वो थोड़ा डरावना लगता था, मगर फिर भी शक्ल ठीक थी। सफेद बाल बता रहे थे कि शायद अब वो इस बात को मान चुका है कि वो बूढ़ा हो रहा है। उसके हाथों में कंपन नहीं था, बल्कि उसके हाथ ऐसे मजबूत थे जैसे हथियार इस्तेमाल करने वालों के हुआ करते हैं। मैं उसके नाखून देख रहा था, जो काफी बड़े हुए थे। उस आदमी ने ये बात नोट कर ली। तुम मुझे इतने ध्यान से देख रहे हो, इसीलिए इतने शांत हो? क्या बात है? क्या कुछ पूछना चाहते हो? वो इतने प्यार से बोला तो मैं तो बेहोश होते होते बचा। आखिर एक गुंडा मेरे साथ इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है? मैं हैरान था। तभी बात का रुख बदलते हुए मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या फैसला किया है? वो मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम बिल्कुल अपने बाप की फोटोकॉपी हो। वो भी ऐसे ही बात बदलने का हुनर जानता था। अब जब जिक्र छेड़ ही दिया गया है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। वो मुझ पर ऐसे मेहरबान हो रहा था जैसे मेरा कोई सगा हो। माँ दूर खड़ी परेशान होकर मुझे देख रही थी, जबकि मैं निश्चिंत होकर बैठा था। अगर मुझे पता होता कि वो शख्स क्या बात करने वाला है, तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। शायद माँ ये खतरा भांप चुकी थी, इसीलिए वो किचन के दरवाजे से बार बार मुझे देख रही थी। उन्हें डर सता रहा था कि कहीं वो शख्स उनके बेटे को कुछ कर ही ना दे। तुम लोगों का कर्ज बहुत बड़ा है और उसे चुकाने में तुम्हें पूरी उम्र लग जाएगी। तो तुम ऐसा क्यों ना करूं कि तुम मेरे दिल की बात मान लो और मैं ये कर्ज तुम्हें माफ कर दूंगा। जब उसने ये बात कही तो मैंने मुस्कुराकर माँ को देखा और उन्हें उम्मीद दिलाई कि मैं सब ठीक कर दूंगा। बड़ा भाई जब से पुलिस में भर्ती हुआ था, हमारे हालात कुछ ठीक हो गए थे, मगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। भाई की सैलरी से तो बस घर चलता था। वो मेरे कारोबार के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और मैं किसी की डांट डपट बर्दाश्त करते हुए उनकी दुकानों में काम भी नहीं कर सकता था। मुझे वो छोटू नहीं बनना था जो अपने घर का सबसे बड़ा होता है। मैं बिना वजह मालिक की झिड़क बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था और उसके लिए मैं दिन रात कोशिश भी कर रहा था। क्रिकेट में मैं बहुत अच्छा था और इसी दम पर मैं बहुत इतराता रहता था। जसवंत चौधरी की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी भी अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं उस आदमी की हर कही बात मानने को तैयार था। बस शर्त ये थी कि वो बात जायज हो। मेरी आंखों की चमक देखकर वो शख्स मुस्कुराया और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं थोड़ा झिझकते हुए हंसा। कुछ अजीब होने का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा था
या फिर वो डर था कि शहर का इतना बड़ा गुंडा मेरे करीब बैठा है। वो मालदार तो बहुत था और गुरूर भी उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, मगर उस शख्स के साथ जुड़ा ये शब्द गुंडा खतरे की घंटी बजा रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जो बूढ़ा हो रहा था। तभी वो मूंछों को ताव देते हुए बोला कि अगर तुम अपनी बुआ का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो तो ना सिर्फ मैं ये कर्ज माफ कर दूंगा, बल्कि तुम भाइयों को भी भारी रकम अदा करूंगा, या तुम चाहो तो अपने कारोबार में तुम्हारा हिस्सा भी शामिल कर दूंगा। वो आदमी मुस्कुराता रहा। मैं गुस्से से उठ खड़ा हुआ। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि वो शख्स मुझसे इस तरह की बात भी कर सकता है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं। उसके 2 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। शायद वे मेरा इरादा भांप चुके थे और चाहते थे कि मुझे उस आदमी से बचा लें और मैं कोई बदतमीजी ना कर बैठूं। ये क्या कह रहे हो? अपनी उम्र देखी है तुमने? मैंने गुस्से से कहा और अपनी बुआ की तरफ देखा जो 35 साल की हो चुकी थी। हाँ, लेकिन वो अभी तक कुंवारी थी। वो बूढ़ी हो रही थी, लेकिन मैं उनकी शादी ऐसे किसी गुंडे आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकता था। मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी बुआ इतनी उम्र तक कुंवारी क्यों है? इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जवानी के दिनों में सच्चा प्यार किया था, लेकिन उस सच्चे प्यार ने उन्हें धोखा दे दिया और पूरे समाज में बदनाम कर दिया और बेसहारा छोड़ दिया। इसका नतीजा ये निकला कि मेरी बुआ आज तक कुंवारी रह गई। उनका किसी ने भी हाथ नहीं थामा, जबकि उनके उस धोखेबाज प्रेमी ने शादी करके अपना घर बसा लिया और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। ये हमारे समाज का आईना है, जहाँ बदनामी और बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है, भले ही वो कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। कलंक सिर्फ उसी के माथे पर लगता है, और एक बार अगर किसी लड़की के माथे पर कलंक लग जाए तो ये समाज उसे कभी भी नहीं अपनाता। वहीं एक मर्द चाहे कुछ भी क्यों ना कर गुजरे, वो फिर भी सिर्फ मर्द होने के नाम पर ही सारे गुनाहों से मुक्त हो जाता है। इसी का नतीजा है कि मेरी बुआ आज भी हमारे साथ ही रह रही है। मैं सारी जिंदगी उन्हें अपने घर पर बिठा सकता था, मगर ऐसा जीवन साथी उन्हें नहीं दे सकता था जिस पर वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी पछताती रहें। मेरे बड़े भाई ने घर के कुछ फैसले मुझे सौंप रखे थे और मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने घर की महिलाओं की बेहतर भविष्य के लिए फैसला करूं। इतना तो मुझे भी पता था कि मैं अपने भाई का फैसला भी बदल सकता हूं, अगर वो चाहे भी सही। तो भी मैं उस आदमी की शादी अपनी बुआ से नहीं होने दूंगा। मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, उसका पैसा देखा जाता है लड़के। वह आदमी एकदम से गुस्से में बोला तो मैं डरे बगैर उसकी आंखों में देखने लगा। माँ दौड़कर बाहर आ गई। तभी मेरी बहन चाय की ट्रे टेबल पर रखकर मेरी तरफ बढ़ी। नम्रता, मैंने कहा, तुम अंदर जाओ और जब तक मैं न कहूँ कोई भी बाहर नहीं आएगा। तभी मेरी बुआ भी दीवार के कोने से लगी खड़ी दिखाई दी, लेकिन मेरी इस बात पर वो भी अंदर चली गई। माँ मुझे चुप रहने को कह रही थी, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस आदमी का काम ही खत्म कर दूं। पैसे के बदले में अपनी बहन बेटी नहीं बेचूंगा। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम बहुत जल्द तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। ये कहते ही मैंने उसे जाने को कहा। वह आदमी गुस्से से मुझे घूरने लगा। तुम्हारी बुआ आखिर कब तक कुंवारी रहकर तुम्हारे साथ रहेगी? तुम्हारा बाप तो मर ही गया, वो अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, और कल को तुम्हारी भी अपनी शादियां होंगी, तो क्या तब भी तुम अपनी बुआ को अपने घर बिठाकर रखोगे? तुम भी जानते हो कि इस समाज में कोई भी नहीं है जो तुम्हारी बुआ का हाथ थामे। इसीलिए मेरी बात मान लो, वरना तुम बहुत बुरे तरीके से पछताओगे। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है और तुम सारी जिंदगी इस बात पर रोते रहोगे। मैं तो तुम्हें वो जिंदगी देना चाहता था जो किसी का सपना होती है, मगर तुमने ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहते हुए वो गुस्से में गेट से निकल गया। उसके आदमियों ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं मानने को तैयार नहीं था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बुआ बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। और उस आदमी की हिम्मत तो देखो, उसने इतनी घटिया बात कैसे की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने की देर थी कि माँ ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। कब तक आखिर तुम अपनी बुआ को इस तरह घर पर बिठाकर रखोगे?
इनकी उम्र की औरतें तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। अब तो तुम्हारी बुआ के लिए कोई रिश्ता वैसे भी नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कोई तलाकशुदा या 2 बच्चों का बाप भी बदनामी की वजह से इन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। कम से कम अगर उस आदमी से इनकी शादी हो जाती तो इन्हें सुकून भरी जिंदगी तो मिल जाती। मेरी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार थी। ये जानकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैं मुंह खोले खड़ा रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ ऐसा कैसे कह सकती है। मैं अब तक यकीन न होते हुए उन्हें देख रहा था। बुआ, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मैंने गुस्से से पूछा। बुआ ने धीरे से इनकार में सिर हिला दिया। इस पर मेरी माँ आगे बढ़ी और बुआ से बहुत बुरी तरह लड़ने लगी। कहने लगी, आखिर कब तक तुम्हारा बोझ मेरे बेटे उठाएंगे? कल को मेरे बच्चों की भी शादियां होंगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवानी में तुमने जो गुल खिलाया है उसकी सजा मेरे बच्चे क्यों भुगते? ये सुनते ही मेरी बुआ सिर पीट कर बुरी तरह रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया और माँ से वादा किया कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। माँ भी ऊंची आवाज में रोने लगी। तुम्हारा बाप भी यही कहता था, मगर देखो वो कुछ नहीं कर पाया। आज उसी की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये कहते हुए वो रोते रोते अपने कमरे में चली गई। जब मैं आंगन में आया तो माँ की रोने की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। वो बुआ पर जोर जबरदस्ती कर रही थी कि वो ये रिश्ता मान ले, क्योंकि कल को मेरी बहनों की भी शादियां करनी है। उनकी भी उम्र हो रही है। उन्हें लग रहा था कि वो आदमी इतना मशहूर है और उसके कई लोगों से रिश्ते हैं। अगर बुआ की शादी उससे हो गई तो मेरी बाकी बहनों के लिए भी अच्छे रिश्ते आएंगे। ये सब देखकर मैं परेशान होकर घर से निकल गया। अभी मैं आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उस आदमी के गुंडों ने मुझे अगवा कर लिया और अपने ठिकाने पर ले आए। देखो लड़के, मान जाओ, ये सौदा फायदे का है। तुम्हारी बुआ को खुश रखूंगा। अपनी सारी जायदाद तुम्हारी बुआ के नाम कर दूंगा। वह आदमी ये कहते हुए बहुत बेबस लग रहा था। मैंने गुस्से से इनकार में सिर हिलाया तो उसके आदमी ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। तभी वो कहने लगा, मान जाओ, इसमें तुम्हारा ही भला है। मैं किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था। वह आदमी दुनिया भर की खुशियां मेरे सामने लाकर रख देता, तब भी मैं मना कर देता। मैं अपनी बुआ को बेच थोड़ी सकता था। मेरा बड़ा भाई तो इस रिश्ते के लिए तैयार था। वो बस मेरे तैयार न होने की वजह से रुका था। इसी कारण वो चाहता था कि किसी तरह मैं मान जाऊं, क्योंकि ये शादी उसकी तरक्की में भी रुकावट बन रही थी। उस गुंडे के कई नेताओं से अच्छे रिश्ते थे और ऐसे रिश्ते नौकरी में प्रमोशन के लिए बहुत काम आते हैं। मेरा भाई भी शायद स्वार्थी हो गया था, जबकि मैं अपनी बुआ को देख रहा था जो इस रिश्ते के हो जाने पर बेहद उदास थी। मैंने सोच लिया कि मर जाऊंगा मगर ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं चाहूं तो तुम्हें तुम्हारे घर से निकलवा सकता हूं, क्योंकि इस घर को खरीदने में ज्यादा पैसा मैंने लगाया है। बेशक घर तुम्हारे बाप के नाम पर है, समझे? वो मुझे धमकाने लगा। मैंने इनकार में सिर हिला दिया। थोड़ी मारपीट के बाद मैं वहां से भाग निकला। उसके गुंडों को चकमा देना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तो घर में खूब तोड़ फोड़ मची हुई थी, जैसे गुंडे यहाँ आ गए हों। माँ ने गुस्से से मुझे देखा और बोली, वे लोग हमें घर से निकालना चाहते हैं। बताओ, हम सिर छुपाने कहाँ जाएंगे? कहाँ मैं 4 बेटियां लेकर दर दर भटकूंगी? तुम तो मर्द हो, तुम्हें इस आवारागर्दी की आदत है, मगर ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? माँ मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने माँ से कहा कि उस आदमी से कह दो कि मुझे 2 साल का समय दे दे। अगर इस समय में मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं वादा करता हूँ कि अपनी बुआ की शादी खुद करवा दूंगा। जब मैंने ये बात कही तो माँ खुश हो गई। ये बात उस आदमी तक भी पहुंची। उसने कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना था ताकि इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर सकूं। मेरे एक दोस्त का भाई सऊदी अरब जा रहा था, मगर गैर कानूनी तरीके से समंदर के रास्ते। ये जानकर मैं बहुत घबरा गया, मगर मैंने घर वालों को इसकी भनक नहीं लगने दी। उस आदमी से मैंने वादा ले लिया कि 2 साल तक वो मेरे घर वालों को परेशान नहीं करेगा। उसने कहा, हम जैसे 2 नंबर के लोग वादा निभाने में 1 नंबर के होते हैं। तुम फिक्र मत करो, 2 साल मैं तुम्हारी बुआ की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर थोड़ा तरस आया, क्योंकि उसकी कहानी मैं सुन चुका था।
वो यूं ही गुंडा नहीं बना था, हालात ने उसे ऐसा बनाया था। मगर मैं उसके हक में फैसला नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी बुआ तैयार नहीं थी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। वह आदमी मुझे टिकट के पैसे देने को तैयार था, मगर मैंने नहीं लिए। मैं उसका एहसान लेकर उसके एहसान तले दबना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जो किसी के एहसान तले दब जाता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। 2 दिन बाद मुझे निकलना था। मैंने अपने घरवालों से वादा लिया कि वे मेरा इंतज़ार करेंगे और किसी भी हाल में उस आदमी से बुआ की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने कहा, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ, फ़िक्र मत करना। उन्हें तसल्ली देकर मैं घर से निकल गया। कोई भी मेरे इस फैसले से खुश नहीं था। बड़े भाई ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। उसे लगता था कि मैं समंदर में गल सड़ जाऊंगा, क्योंकि अक्सर ऐसे काफिले मौत का शिकार हो जाते हैं। मगर मैंने तय कर लिया था कि अपने घर वालों के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। मगर गया तो अलग बात है, मगर जब तक जिंदा हूँ ये सब नहीं होने दूंगा। एजेंट ने हमें सब समझा दिया था। हम 3 लोग थे। सफर बहुत कठिन था। थकावट हमारे चेहरों पर साफ दिख रही थी। वह आदमी जिसने हमें सऊदी भेजा था, मेरे दोस्त का बहनोई था और मेरे हालात से वाकिफ था। उसने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया और बिना किसी मुश्किल के हम वहां पहुंच गए। मैं हैरान था, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मैं सच में सऊदी अरब आ गया हूँ। मुझे पता था कि यहाँ ट्रक ड्राइवर को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। मैं गाड़ी चलाया करता था। पापा के देहांत के बाद ज़्यादातर उनकी टैक्सी मैं ही चलाता था, मगर इतने बड़े ट्रक को चलाना कोई आसान काम नहीं था। पहले दिन ही मुझे ऐसा बेहतरीन गुरु मिला जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी संवर गई। वो और कोई नहीं बल्कि अश्विनी था, जो पिछले 16 सालों से ट्रक चला रहा था। उसका रिश्ता मेरे शहर से था। वो मेरा गुरु बन गया और मैं उसकी छत्र छाया में सिर झुकाकर रहने लगा। उसने मुझे हर तरह से काम सिखाया ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मेरी लगन और मेहनत की वजह से मैंने सालों का काम कुछ महीनों में ही सीख लिया। अब मेरी गिनती बेहतरीन ड्राइवरों में होने लगी थी। मालिक मुझे काम भी खूब देने लगे थे। 6 महीने लगे थे मुझे ये काम सीखने में। अब मैं भी उस्ताद बन चुका था। जब भी मेरे गुरु अश्विनी मुझे देखते तो खूब दुआएं देते। मैं उनकी सेवा भी दिल से करता था। रात को थके हारे जब वो वापस आते तो घंटों बैठकर उनकी टांगें दबाता था। मैंने उन्हें अपने पिता की जगह दे दी थी। उनकी कहानी भी मुझसे मिलती जुलती थी। बहनों की शादियां करनी थी, इसीलिए इतनी दूर अपना भविष्य संवारने के लिए वो चले आए थे। सालों से पैसे घर भेज रहे थे, मगर घर वालों को उनसे कोई मतलब नहीं था। बस उन्हें उस पैसे से फर्क पड़ता था जो लगातार आ रहा था। वह आदमी अपने पास कुछ भी रियाल नहीं रखता था। मुझे कभी कभी बहुत हैरानी होती थी कि वो शख्स आखिर है क्या। मोहब्बत से गुथा हुआ वो शख्स लोगों के लिए बेईमानी था। उनके घर वालों के लिए सिर्फ अहमियत रखता था तो वो पैसा जो वो भिजवाता था। मैंने कभी नहीं देखा कि उनके घर से पैसे के अलावा भी कोई कॉल आई हो। 6 महीने हो गए थे। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरे घर वालों ने मुझे मरा हुआ ही ना समझ लिया हो। इसी वजह से गुरु के समझाने पर मैंने घर पर कॉल की। मेरी बहन ने फ़ोन उठाया तो वो रोने लगी। मुझसे पूछा कि मैं जिंदा और सही सलामत तो हूँ ना। वो कहने लगी कि माँ तुम्हें बहुत याद करती है, लो उनसे बात करो। अभी मैं दीदी से कुछ पूछ भी नहीं पाया था कि फ़ोन माँ की तरफ आ गया। माँ रोने लगी और कहने लगी कि लौट आओ, हम तुम्हारी बुआ की शादी उस गुंडे से नहीं करेंगे, लेकिन मैं और तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई तो अपनी नौकरी में ऐसा खो गया है कि घर किस वक्त आता है हमें पता ही नहीं। मैं तो उसकी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। माँ की ये बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने भाई से बात करने की सोची, क्योंकि मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे और मैं उन्हें इंडिया भेजना चाहता था। जब मैंने पैसे भिजवाए तो माँ ने खूब दुआएं दी। भाई ने वही पैसे माँ को पकड़ा दिए। मैंने माँ से अगले दिन पूछा कि भाई ने कितने पैसे दिए हैं, तो वो कहने लगी कि यही कोई 60,000 रुपए। मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो 1 लाख रुपए भिजवाए थे। तब मैंने सोच लिया कि माँ को अब मैं अलग से पैसे भिजवाया करूंगा। भाई का कोई भरोसा नहीं है। अब तो मेरी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। अश्विनी की छत्र छाया में रहते हुए न जाने मैं कब ऐसा बन गया कि खुद पर खर्च करने की जगह घर पैसे भिजवाने लगा। किसी तरह मेरी बहनों की शादियां हो जाएं और उनकी जिंदगी संवर जाए, यही मैं सोचता था। मैंने तय कर लिया था कि जैसे ही अच्छा पैसा इकट्ठा होगा वापस इंडिया चला जाऊंगा। अभी मुझे यहाँ आए हुए 15-16 महीने हुए थे।
जब मुझे अपने घरवालों का व्यवहार अजीब लगने लगा। पैसे ना भिजवाने पर भाई कभी डांट देता तो माँ कॉल ही काट देती थी। मुझे एहसास हुआ कि वो लोग मुझे पैसों से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। कितने महीने हो गए थे, किसी ने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा था। सबको बस पैसों की फिक्र थी। माँ फोन करती तो कहती कि बहन के दहेज की ये वाली चीज रह गई है, इतने पैसे भिजवा दो। भाई फोन करता तो उसका भी यही रोना होता कि इस बार तनख्वाह जल्दी खत्म हो गई है, तुम कुछ पैसे भिजवा दो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं इन सब दिक्कतों में फंसता चला गया। अब वे फोन करते तो सिर्फ पैसों की ही बात होती। धीरे धीरे मैं उनसे कतराने लगा। मैंने घर फोन करना ही छोड़ दिया। जो जिम्मेदारी मैंने ली थी उसे निभाना इतना आसान नहीं था। कुछ महीने ही रह गए थे। मेरी बड़ी बहन की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसकी शादी एक बैंक मैनेजर से हो रही थी, जो उम्र में उससे 4 साल बड़ा था। ज्यादा फर्क नहीं था। उस लड़के की भी 4 बहनें थीं और वो उनकी शादी के इंतजार में अब तक कमाता रहा था। जब उनकी शादियां हो गईं तो अब उसके सिर पर सेहरा सजाया जा रहा था। मैं अपनी बहन की शादी में आना चाहता था, मगर आ नहीं पाया और पैसे भिजवा दिए। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं बचा था। भाई का फोन आया। मैंने उसे सब सच बता दिया कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और मैं आजकल काम पर नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उल्टा मैंने उससे कह दिया कि अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो कुछ मुझे भिजवा दो। ये सुनते ही भाई ने सिग्नल ना आने का बहाना बनाकर कॉल काट दी। उस लम्हे मुझे सही मायने में एहसास हुआ कि मैं अपने घर वालों के लिए क्या हूँ। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं सारा दिन उदास होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। माँ की कॉल आई तो मैंने उठाई नहीं। मैं जानता था कि वो क्या कहने वाली हैं। 2 दिन बाद बहन की शादी थी। मैंने उन्हें शादी सादगी से करने के लिए कहा था, मगर माँ का बस नहीं चलता था। वो बेटियों को एक एक चीज खरीद कर देना चाहती थी और माँ ने भी यही किया था। पैसा आते ही उनके हाथ खुल गए थे। ना सिर्फ उन्होंने घर का हुलिया ठीक कर लिया था, बल्कि बहन के दहेज के लिए भी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था। इस तरह मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मेरी बहन की शादी अच्छे घराने में हो गई। कुछ समय बाद मेरी बड़ी बहन बीच वाली बहन के लिए भी रिश्ता ले आई। वो उसी की रिश्तेदारी में था और अच्छा काम करता था। हमें भला क्या एतराज हो सकता था। उन्होंने 1 महीने के अंदर शादी की डेट भी पक्की कर ली। तब हम सबके हाथ पैर ही फूल गए। अब मैं ओवर टाइम करने लगा। मुझे जल्द से जल्द पैसा जमा करना था। मैंने 6 महीने का वक्त माँ से मांगा। मुझे बस किसी तरह पैसे भिजवाने थे। उन दिनों मेरे गुरु अश्वनी ने मेरी खूब मदद की। उन्होंने कुछ सेविंग कर रखी थी, वो सब मेरे हवाले कर दी। मैंने वक्त पर अपनी दोनों बहनों की शादियां कर दी। मैं बहुत खुश था कि मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं थक चुका था और घर वापस जाना चाहता था। मगर मेरी अभी 2 बहनें और थीं जो जुड़वा थीं और दोनों की उम्र 18 साल थी। हाल ही में उन्होंने अपने इंटर के पेपर दिए थे और वे आगे पढ़ना चाहती थीं। मगर मैंने माँ से कह दिया था कि अब वक्त पर उनकी भी शादी कर दो। माँ ने रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। घर वाले सिर्फ पैसों के लिए फोन करते थे। अब मेरा दिल बहुत भरा रहता था, यहाँ तक कि फोन की घंटी तक बंद रखता था ताकि मुझे उसकी आवाज सुनाई ना दे। मैं उन स्वार्थी लोगों से तंग आ चुका था, लेकिन अपनी बाकी की 2 बहनों के लिए भी मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही थी। इसीलिए दिन रात एक करके मैंने फिर से मेहनत शुरू कर दी ताकि इतना पैसा हो सके कि बाकी की 2 बहनों की भी शादी कर दूं। फिर एक शानदार रिश्ता आ गया। दोनों बहनों के पति जमींदार घरानों से आते थे। बेशक वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर परिवार अच्छा था। दोनों की शादियां हुई तो मुझे सुकून मिल गया। मैंने सोचा अब तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने जो जिम्मेदारी उठाई थी वो पूरी कर ली है। शुक्र है कि भगवान ने मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं जब मरूंगा तो अपने बाप से नजर मिलाकर मिल सकूंगा। मेरी माँ फोन नहीं करती थी। कई महीने बीत गए। मेरा दिल चाहता था कि माँ को फोन करूं, मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। सबका मतलब पूरा हो चुका था। अब भला वे मुझे याद क्यों करते। मैं बहुत उदास था। मेरे गुरु मुझे बहुत तसल्ली देते और कहते कि अब तुम भी अपनी शादी के बारे में सोचो, अपने कारोबार के लिए पैसे इकट्ठा करो। अगर इसी तरह पैसे भिजवाते रहोगे तो वे लोग तुम्हारा कोई मोल नहीं समझेंगे, जैसे कि मेरे घर वाले नहीं समझते हैं। अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद मत करो। अब अपने बारे में कुछ सोचो। उनकी तसल्ली की मदद से मैंने एक बार फिर सोच लिया कि मैं फिर से उठकर खड़ा होऊंगा।
और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। 2 महीने तक घर से कोई कॉल नहीं हुई। मैं बहुत परेशान था। माँ की आवाज़ सुनने को तरस गया था। और मेरा बड़ा भाई न जाने आजकल क्या करता फिर रहा था कि मुझे कॉल ही नहीं करता था, क्योंकि शायद उन्हें भी पता चल गया था कि अब मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पर फूटी कौड़ी का मोहताज हो गया हूँ। ये सब तो मैंने उन्हें जांचने के लिए बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे लोग मुझसे रिश्ता ही तोड़ देंगे। अब मैं सारा दिन काम पर वक्त गुजार देता था। थकावट का भी मुझे एहसास नहीं होता था, लेकिन मेरा दिल मुर्दा हो चुका था और आंखें पत्थर की हो गई थी। हर वक्त काम पर रहने की वजह से मैं बीमार रहने लगा था। अश्विनी ने मुझे बहुत समझाया कि इस तरह काम करोगे तो खुद को ही खत्म कर बैठोगे। अपनी सेहत का ख्याल करो, जो दिन ब दिन गिरती जा रही है। वे मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरे अपने पिताजी जिंदा होते तो वे भी मेरा इतना ख्याल नहीं रख पाते। मैं आखिरी बार अपने घर वालों को आजमाना चाहता था। मुझे लगता था कि उन्हें इतना तो बेरहम नहीं होना चाहिए। यहाँ पैसे देकर मैंने अपने कागजात वगैरह पूरे करवा दिए थे। अब मैं प्लेन के जरिए भी जा सकता था, मगर क्योंकि मेरे दोस्त के बहनोई से जान पहचान हो चुकी थी, तो अब वो मेरा साथ देने को तैयार थे। मैं चाहता तो समंदर के रास्ते से भी जा सकता था, मगर मैं चुप रहा। मेरे कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट पूरी हो चुकी थी और अगले महीने वो दोबारा शुरू होने वाला था। मैं सच में दुविधा में था कि मैं वापस चला जाऊं या हमेशा के लिए यहीं पर रह जाऊं, क्योंकि घरवालों का व्यवहार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वे लोग मुझे भूल चुके थे। मैंने एक दिन भाई को फ़ोन किया और कहा कि मेरी नौकरी अब दोबारा से लग गई है। तब वो खुश हो गया और उसने सबसे मेरी बात कराई। बहनें अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुकी थी, लेकिन एक दर्दनाक खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो ये थी कि मेरी बड़ी बहन सलोनी का तलाक हो गया था। दरअसल उसके पति ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो बांझ है। ये खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया। माँ रोती रही और मेरी बहन तो जैसे गूंगी ही हो गई थी। वो उदास होकर सुनसान में घूरती रहती थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि घरवालों से बातचीत खत्म करके मैंने अच्छा नहीं किया। मैं बेकार में ही उन्हें आजमा रहा था, जबकि उन्हें आज भी मेरी ज़रूरत और फिक्र है। मेरी बड़ी बहन और बुआ अक्सर मुझे फ़ोन कर लेती, तो मेरी माँ से भी बात हो जाती थी। भाई अपनी ज़िंदगी में खोया हुआ था। वो शादी कर चुका था और अब अलग घर में रह रहा था। उसे अब इस घर में आने की कोई फिक्र नहीं थी। वो बहनों और माँ के फर्ज से खुद को अलग कर चुका था। एक मैं ही था जिसे उनकी फिक्र लगी रहती थी। भाई से पैसों की बात करता तो वो कॉल उठा लेते, वरना बस हाँ हूँ कहकर जवाब दे देते। उनके इस छोटे से जवाब से मैं परेशान हो चुका था। महीने के आखिर में कॉल करते तो वो मुझसे पैसे लेते, आधे माँ को देते और आधे खुद रख लेते। मैं अपनी बहन और बुआ की वजह से मजबूर था, जिनकी मैंने जिम्मेदारी ली थी। यहाँ आए हुए अब मुझे 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। मैंने ठान लिया था कि अब की महीने तो मैं वापस चला जाऊंगा, मगर अब इतनी रकम इकट्ठी हो गई थी कि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। मैं एक आखिरी बार अपने घर वालों को आजमाना चाहता था और आजकल इन्हीं ख्यालों में खोया रहता था कि मैं कैसे उन्हें आजमाऊं, क्योंकि जब से भाई को पता चला था कि मेरी नौकरी दोबारा लग गई है, तो उनका व्यवहार बदलने लगा था। अब वो खुद से भी कभी कभी मुझे फ़ोन कर लेते थे। मैं जानता था कि उनका मकसद पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है, मगर मैं उनके जाल में फंस जाता था और सोचता था कि वे भी मुझसे प्यार करते हैं। जैसे मैं उनकी कॉल का इंतज़ार करता हूँ, वैसे वे भी मुझसे बात करने को बेताब होते होंगे। फिर एक दिन पता चला कि हमारे घर में डाका पड़ा है और सब चोरी हो गया है। मेरे घर में माँ और बहनों से आजकल बात नहीं हो रही थी। भाई कभी जाता तो बात करवा देता। एक दिन मैंने भाई से कहा कि मुझे कुछ पैसे भिजवाने हैं, तो वो बहुत खुश हो गया। उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। तब मेरे गुरु अश्विनी भी बैठे हुए थे। वे मुस्कुराने लगे और कहने लगे, कितनी अजीब बात है ना, तारीख फिर से खुद को दोहरा रही है। पहले अश्विनी था और अब देखो तुम हो, लेकिन कहानी वही है, किरदार भी वही है। वे कभी कभी ऐसी अफसोस भरी बातें करते थे, मैं हैरान रह गया। तभी वे कहने लगे कि तुम ठीक कहते थे, तुम्हें एक बार अपने घर वालों को आजमाना चाहिए। वे अक्सर बहकी बहकी बातें कर देते थे। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने उन्हें अपने भाई का नंबर दिया और कहा कि मेरे भाई को फ़ोन करके कहो कि तुम्हारा भाई काम करते वक्त एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और उसका देहांत हो गया है, और इसके लिए 20 लाख रुपए भिजवा दो, तो हम उसकी डेड बॉडी तुम्हारे हवाले कर देंगे।
पहले तो अश्विनी ऐसी बात कहने को तैयार नहीं हुए। वे आजमाना तो चाहते थे, मगर इस तरह मेरी मौत की बात करके नहीं। तब वे मुझे अपनी कहानी सुनाने लगे और कहने लगे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे घरवाले भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहनों की शादियों के बाद कभी मुझे अपनी जिंदगी संवारने का ख्याल ही नहीं आया। जब भी मैंने घर पर बात की तो हर बार मुझे झिड़क दिया गया कि पहले बहनों के बारे में सोचो, फिर तुम अपने बारे में जो फैसला करोगे वो मंजूर होगा। बहनों की शादियों के बाद तो मेरी माँ मर गई और फिर किसी को भी मेरा ख्याल ही नहीं आया, और इसीलिए अब मैं तुम्हें ऐसे अंजाम से बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। मैंने उनकी ही बात का उन्हें वास्ता दिया और किसी भी तरह से उन्हें मना लिया कि वो यही कहें। फिर वो मान भी गए। हमने सोच लिया कि कल ही हम मेरे भाई को कॉल कर देंगे। वो जो मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं पैसे भिजवाऊं, उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। अश्विनी मेरे सामने बैठे थे। उन्होंने मेरे भाई को कॉल लगाया और कहने लगे कि तुम्हारे भाई का देहांत हो गया है, उसकी डेड बॉडी चाहिए तो इतने पैसे भिजवा दो। ये सुनते ही मेरे भाई ने कॉल काट दिया। ऐसे मौके पर जिस शख्स से मुझे हमदर्दी की उम्मीद थी वो कॉल काट चुका था। मुझे एक और नंबर भी याद था जिसे मैं आजमाना चाहता था। वो फ़ोन नंबर किसी और का नहीं, उसी गुंडे का था जो मेरी बुआ से शादी की इच्छा रखता था। उससे पहले कि हम उसे कॉल मिलाते, मेरे भाई की दोबारा कॉल आने लगी। वो कह रहा था कि अब दोबारा उसे कॉल ना किया जाए, वो किसी सतीश को नहीं जानते। ये सुनकर मेरी बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। मेरा भाई मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता था? अब तक इसी नंबर से उसके पास पैसे जाते रहे थे और अब वो इस नंबर को पहचानने से इनकार कर रहा था। मैं फिर अपने घर पर बात करना चाहता था, मगर मुझे बाद में याद आया कि घर में तो सिर्फ मेरी बहन के पास ही मोबाइल था, वो भी चोरी हो चुका है। कोई भी इतने पैसे देने को तैयार नहीं था। मैं खामोश बैठ गया। मुझे छोड़ दिया गया था। मुझे बस अपनी बड़ी बहन और बुआ से ही उम्मीद थी कि वे ये खबर सुनकर बहुत रोएंगी, क्योंकि उन लोगों की जिंदगी संवारने के लिए ही मैंने परदेश को चुना था। मगर उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। मैं टूट चुका था। जब मैं थोड़ी देर बाद संभला तब मैंने जसवंत चौधरी को कॉल मिलाई, वही जिससे मैं अपनी बुआ की शादी नहीं करवाना चाहता था। भारत में जितने लोगों के नंबर मेरे पास थे मैंने सबको आजमाया और सभी के व्यवहार ने मुझे जीते जी मार दिया। बस ये आखिरी नंबर था। जसवंत चौधरी ने पहली रिंग पर ही कॉल उठा ली और घबराकर पूछा, लड़के तुम ठीक तो हो ना? मैं काफ़ी समय से देख रहा था, तुम्हारा तो कोई स्टेटस भी नहीं दिखता। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। बेशक तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर तुम्हारा बाप और मैं एक समय दोस्त रहे हैं। ऐसे समझ लो कि तुम मुझे मेरे बेटों की तरह प्यारे हो। वो मेरे बिना कुछ बोले खुद ही बोलते रहे। तभी मैंने अश्विनी की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। फिर वो अपने चेहरे के भाव ठंडे करते हुए बोले, आपका नंबर सतीश के मोबाइल में से था। वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके घरवालों ने तो डेड बॉडी लेने से भी मना कर दिया है। कह रहे हैं कि यहीं पर अंतिम संस्कार कर दो। आप पैसे भिजवा दें तो हम उसकी डेड बॉडी भिजवा देंगे, वरना हम यहीं कुछ करेंगे। जब अश्विनी ने ये बात कही तो जसवंत बुरी तरह से रोने लगा। कहने लगा, तुम ये क्या कह रहे हो? वह कैसे मर सकता है? अभी 6 दिन पहले तो मेरी उससे बात हुई थी। वो बिल्कुल ठीक था। उसे क्या हुआ है? मैं सऊदी आ रहा हूँ, तुम मुझसे मिलो, मैं उसे खुद लेने आऊँगा। देखो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। बड़ा प्यारा लड़का था। जब उसने ये बातें कही तो मुझे हैरानी हुई। मैं सिर्फ 2 बार उससे मिला हूँ और वो मेरे लिए ऐसे परेशान हो रहा था जैसे मैं उसका सगा हूँ। आखिर वो इतनी फिक्र क्यों जता रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो आदमी कहने लगा, उसके बाप ने एक बार मेरी जान बचाई थी और इसी के बदले में मैंने उसकी मदद की थी। उसने वक्त पर अपना वादा निभाया। मैं तो उसकी बुआ से शादी भी नहीं करना चाहता था। ये तो उसके बड़े भाई ने मुझे गुस्सा दिलाया था कि आप ऐसा करो, क्योंकि बुआ की जिम्मेदारी हम आगे नहीं उठाना चाहते। मगर देखो, कितना जिम्मेदार लड़का था। इतनी सी उम्र में उसने अपने घरवालों की जिंदगी संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मुझसे बहुत हमदर्दी जता रहा था। मैं तो हैरान रह गया। वो इतना व्यस्त आदमी मेरी डेड बॉडी रिसीव करने के लिए सऊदी आ रहा था, और एक मेरा भाई था जिसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। ये शख्स आखिर था क्या? इतना बड़ा गुंडा मवाली, शहर में जिसका इतना दबदबा कायम था, वो मेरे लिए ये सब कर रहा था। मैं अभी भी सदमे में था। समझ ही नहीं आ रहा था
कि उसका एहसान कैसे चुकाऊंगा, जो इस मुश्किल वक्त में मुझे संभालने की जिम्मेदारी ले चुका था। मैं रोता रहा। उसने कॉल काट दी। मेरे गुरु मुझे समझाते रहे। मेरे अपनों ने मेरा ये हाल किया, और जिस शख्स को मैं नीचा दिखाना चाहता था, वह आज मेरी नज़रों में इतना ऊपर उठ गया था। मैंने अपने गुरु को मजबूर किया कि एक बार फिर मेरे भाई को कॉल करो। अब तक मैंने उसे लाखों रुपए भेजे हैं, क्या पता उसमें जरा सी मोहब्बत जाग जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर मेरे भाई ने नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। मैं सारी रात भाई को कॉल मिलाता रहा, मगर एक भी कॉल रिसीव नहीं हुई। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं वापस आ रहा हूँ और जिंदा हूँ। ये तो मैं बस उसे आजमा रहा था। ऐसे ही एक दिन गुजर गया और जसवंत सऊदी आ गया। मैं नहीं जानता था कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन उसने कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। मुझे जिंदा देखकर वो मेरी तरफ दौड़ा, हैरान होकर मेरे चेहरे को छूने लगा और कहने लगा, तुम तो जिंदा हो। तभी मैं रोते हुए उससे लिपट गया। देखा तो वो शख्स बहुत बदल चुका था। उसका वजन बहुत कम हो गया था और वो अब ठीक ठाक नजर आ रहा था। उसने खुद को बदला था। मैंने उससे कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था और तुम मेरे लिए इतनी दूर आ गए। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें पहले भी अपनी कहानी सुना चुका हूँ। मैं कोई गुंडा नहीं था। बचपन से कोई गुंडा नहीं होता। हालात होते हैं जो इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि लोगों की नज़र में वो गिर जाता है। मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरे पापा का देहांत हुआ। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। कहीं से लगता ही नहीं था कि वो एक 5 साल के बेटे की माँ है। वो बिल्कुल 16-17 साल की मासूम लड़की लगती थी। मोहल्ले वाले उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, क्योंकि उन्होंने और पापा ने भागकर शादी की थी। वे लोग जिस किराए के मकान में रहते थे, उसका किराया उन दिनों बहुत ज़्यादा था। माँ लोगों के घरों में काम करने लगी और लोग उन्हें गलीज नज़रों और अजीब सी भद्दी बातों से बेइज्जत करते रहते थे। मगर वो मुझे अच्छा इंसान बनाने की ख्वाहिश में हर चीज़ चुपचाप सहती रही, यहाँ तक कि वो 3-3 घरों में काम करती थी। टीबी की बीमारी होने के बाद भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। ऐसे ही 5 साल और बीत गए। मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था और माँ का हाथ बटाने के लिए मैं एक होटल पर छोटू का किरदार निभाने लगा। वो किरदार जिसने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। मैं जानता था कि मकान मालिक मेरी माँ पर अच्छी नज़र नहीं रखता। कई बार मैंने उसे टोका भी। एक दिन माँ की तबीयत खराब थी। वो चाहती थी कि मैं उनके पास बैठा रहूं, जबकि मेरी इच्छा थी कि मैं भागकर डॉक्टर को बुला लूं। वो उन्हें देखे और मुझे बताए कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। मगर माँ चाहती थी कि मैं उनके पास ही आखिरी लम्हे जी लूं। अगर मुझे पता होता कि वो इतनी बीमार है कि मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा, तो शायद मैं उन्हें कभी न छोड़ता। उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैं भागकर मेडिकल स्टोर तक आया, दवा ली। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कई बार गिरा और एक बार तो एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मकान मालिक वहां से निकल रहा था। वो नशे में था और मेरी माँ की हालत देखने के काबिल नहीं थी। उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया था। मुझे तब पता चला कि वो मेरी माँ को ऐसे ही कब से बेइज्जत करता आया था। मैं जान ही नहीं पाया कि मेरी माँ किस नरक से गुजर रही है। उस दिन मैं सारी बेसहारा औरतों का सहारा बन गया। उस दिन गुस्से में मैंने ईंट उठाकर मकान मालिक के सिर पर दे मारी। वो ऐन मौके पर ही खत्म हो गया। उस दिन मैंने 2 लोगों को खो दिया। एक जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था और दूसरा वो वजूद जो शुरू से मेरे लिए नफरत का कारण था। कम उम्र होने की वजह से मुझे जेल हुई। हालांकि मेरी आंखें जागते हुए भी हसीन सपने देखती थीं कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा और अपनी माँ का हाथ बटाऊंगा। मगर 10 साल की उम्र में जेल हो गई। मुझे बहुत सारे लोगों से अपनी माँ के बारे में बहुत गलत बातें सुनने को मिलती थीं। कई बार मैं उन गुंडे मवालियों से लड़ बैठता था, मगर मेरे अंदर जो गुस्सा था वो कम ही नहीं हो रहा था। वे लोग मेरी माँ को गंदे गंदे शब्दों से बुलाते थे। एक आदमी तो उन्हें तबायब भी कहा करता था। एक दिन गुस्से में मैंने उस आदमी को भी खत्म कर दिया। फिर मैं हर उस आदमी से बदला लेने लगा जो ना सिर्फ औरतों को छेड़ता था, बल्कि उन पर गंदी नज़र भी डालता था। लोगों के बीच मेरा डर बैठने लगा। मैं जेल से बाहर आया तो हमारा एक छोटा सा गिरोह बन चुका था, जो जेल में एक साथ रहता था। बाहर आए तो दोस्ती और गहरी हो गई। कुछ लोग हमारे गैंग में शामिल हुए।
हम औरतों की इज्जत की सुरक्षा करते थे, मगर लोगों की नज़र में बहुत बुरे थे। ऐसे ही कई साल गुजर गए। तुम्हारे पापा विनोद के साथ मेरी दोस्ती हुई। उन्होंने मेरी जान बचाई थी, बल्कि मुझ पर पैसे भी खर्च किए और मेरा इलाज कराया। तब उन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए, क्योंकि वो अपना घर बनवाना चाहते थे। घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, मगर पैसों की कमी की वजह से उसका वो सपना हकीकत नहीं बन पा रहा था। तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसका साथ दूं। फिर धीरे धीरे जो लोग दूसरों का हक छीनते थे, मैंने उनसे उनका हक छीनना शुरू कर दिया। मैं कुछ लोगों की नज़र में मसीहा था, तो बाकी मुझे गुंडा मवाली कहते थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे हर वक्त इस बात का दुख रहता था कि मैं अपनी माँ की सुरक्षा नहीं कर सका, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मुझे तुम में अपना आईना दिखता था, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ तक चला आया। मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी है। लोगों की मदद अब मैं सीधे तरीके से करता हूँ। मैंने एक हेल्प सेंटर भी खोल लिया है, अब उसी को चला रहा हूँ। अब वो इलाका बदल गया है, लोग मुझे अच्छा समझने लगे हैं। ये कहते ही वो मुस्कुराया तो मैं उसकी हंसी में खो गया। उसके चेहरे पर जमाने की थकान सवार थी। मुझे दिखा कि उसमें अभी भी इंसानियत मौजूद थी। उस दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और उसके साथ इंडिया आ गया। मैं उसे एक आखिरी बार आजमा रहा था, ताकि अब मैं अपनी बुआ की शादी उससे करवा सकूं, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है और उसने वाकई में बुरे काम छोड़ दिए हैं। मैं भी अपनी बुआ का घर बसता हुआ देखना चाहता था, ताकि वो भी दूसरी औरतों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। बस मेरी इच्छा यही थी कि उनके जीवन में कोई अच्छा इंसान आए, और अब वो मुझे जसवंत के रूप में दिख रहा था। जसवंत ने ब्याज पर पैसे देना भी छोड़ दिया था। जिन जिन लोगों ने उससे पैसे लिए थे, वो सब उसने माफ कर दिए। अब वो फैक्ट्री के साथ साथ हेल्प सेंटर भी चला रहा था। वो खुद कहता था कि जब वो अकेली चलती हुई लड़की के पीछे जाता था, तो लोग उसे बुरे शब्दों से नवाजते थे, उसे आवारा लोफर कहते थे, मगर वो उसकी सुरक्षा के लिए जाता था। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। लोगों ने वो पहलू देखा जिसमें जसवंत चौधरी एक बुरा शख्स साबित हुआ, मगर अब दूसरा पहलू देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितना गलत था। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। इंडिया आए हुए मुझे 8 महीने हो चुके हैं, मगर मैंने अब तक उस आदमी में कोई बुराई नहीं देखी। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उससे कह सकूं कि मेरी बुआ से शादी कर लो। एक दिन दिल चाहा कि घर लौट जाऊं। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बड़ी बहन और बुआ ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्चे पूरे कर रही हैं। बाकी की बहनें अपने अपने घरों में खुश और आबाद थीं। बड़ा भाई अब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच गया था, और जब उसने मुझे देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे आजमाने से पहले मैंने उसे 2 लाख रुपए भिजवाए थे, और उसे इस बात का डर था कि कहीं मैं उससे वो वापस ना मांग लूं। उसका दोहरा चेहरा मेरे सामने आ चुका था। बस एक अपनी बहन और बुआ की इज्जत ही मेरे दिल में बाकी रह गई थी। माँ का भी मैं रूप देख चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि वो माँ थी। जब मेरा भाई मुझसे मिला तो मैं उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला आया। वो मुझे बुलाता रहा। मैं जसवंत चौधरी के पास आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। वो मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसी कौन सी बात है जिसका तुम्हें शक है कि मैं नहीं मानूंगा? हालांकि मैं तुम्हें अपने बेटे का दर्जा दे चुका हूँ। तुम जो कहो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। वो हमेशा की तरह प्यार से बोलते हुए कहने लगा, तो मैं आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा कि तुम मेरी बुआ से शादी कर लो। वो मुझे देखता रह गया। वो बोला कि नहीं, मेरे बहुत दुश्मन हैं और ना जाने कब मौत मुझे अपनी गोद में ले ले। तुम्हारी बुआ के माथे पर पहले ही कलंक का टीका लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि अब वो विधवा होने का दाग भी अपने माथे पर लगाए। मुझे माफ करना, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया है। तुम्हारी खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ है। उसकी इस बात पर मैं शर्मिंदा हो गया। मैं माँ से ये बात की तो वो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि बाद में वो इतना भी बुरा नहीं है। तुम्हारी बुआ को वो आदमी खुश रखेगा। अगर अब तुम तैयार हो तो इस बारे में अपनी बुआ से बात कर लो। अगर वो भी तैयार हैं तो फिर जसवंत को मनाना मेरा काम है। ये सुनकर मैं बुआ के कमरे में गया। वो अब अपनी जिंदगी से बिल्कुल मुंह मोड़ चुकी थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही वो अपनी जिंदगी के बाकी के दिन गुजार रही थी। मैंने फिर उन्हें बहुत समझाया कि वो आदमी सच में अच्छा है और ऐसे तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इसीलिए बेहतर है कि आप शादी करके घर बसा लो। वो तुम्हें खुश रखेगा।
इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे रजामंदी दे दी और अब जसवंत भी इस रिश्ते के लिए तैयार था। मैं खुश हो गया। वो शख्स सच में हीरा था जिसे मैं अपनी नादानी में गवा देता। आखिरकार वो दिन आ गया जब मेरी बुआ की शादी जसवंत से हो गई। वो दिन मेरे लिए दुगनी खुशी लेकर आया था, क्योंकि जसवंत ने ना सिर्फ मेरी बुआ से शादी की, बल्कि अपनी ही पहचान के बहुत अच्छे घराने में मेरी बड़ी बहन जो तलाकशुदा थी उसकी भी शादी करवा दी और उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर दी। जसवंत ने मेरी बुआ के नाम पर फैक्ट्री करनी चाही तो उन्होंने मना कर दिया। वो दोनों एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बहन अब एक बच्चे की माँ बन चुकी है और बुआ को भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। जसवंत को पाकर मेरी बुआ फिर से जिंदा हो गई हैं। फिर एक दिन हमें पता चला कि मेरी बहन का जो पहला पति था वो बाप बनने की क्षमता ही नहीं रखता था। उसने झूठ बोला था कि मेरी बहन बांझ है। उसने एक एक करके 3 शादियां की थी, मगर उसे एक से भी बच्चा नहीं हुआ। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं क्या कर सकता था। अब बाकी सब अपने अपने घरों में खुश हैं। अपने भाई को भी मैंने माफ कर दिया है। मैं जानता हूँ कि वो स्वार्थी है। मैं अब एक फैक्ट्री चला रहा हूँ। ये काम बहुत मुश्किल है, मगर मैं अपने शहर, अपने देश में रह रहा हूँ। इससे बढ़कर भला क्या होगा। अपने गुरु अश्वनी को भी मैंने यहीं पर बुला लिया है। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। अब वो मेरे पास रहते हैं। मैं बेटों की तरह उनकी सेवा करता हूँ। अगर वो मेरे साथ ना होते तो हो सकता है कि मैं अपनी जान अपनी बातों से ही ले लेता, क्योंकि सऊदी जाकर मैं बहुत उदास रहता था। एक वही थे जो मुझे उम्मीद का दामन थामे रखने की सलाह देते थे। मगर सच कहूँ तो सऊदी में गुजारे हुए वो 3 साल मुझे बहुत कुछ सिखा गए। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कभी कभार जो लोग हमें बुरे दिखते हैं, सच में वो बुरे होते नहीं हैं। कभी कभी वही हमारे लिए आखिरी सहारा भी बन जाते हैं और हम सारी जिंदगी उनके साथ किए गए बुरे व्यवहार पर पछताते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है? अगर हाँ, तो उसका नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।